tag essentially of an IIT or an IIM. तो आपको शायद IIT जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स बेटर कि आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो। उस डिग्री की वजह से जो उसको टूल्स मिलने वाले थे वो टूल्स को AI उसको ऐसे ही दे देगा। आजकल इंडिया में स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ फिजिक्स बिकॉज इन द पास्ट दी फिजिक्स पेपर वॉज वेरी रट्टा बेस्ड होता था नीट का, तो काम चल रहा था इतने सालों से, इतने डेकेड से काम चल रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वो भी फिजिक्स उसमें डिफिकल्ट आनी शुरू हुई। आर IITians मोर विजिबल और मोर सक्सेसफुल? ये अरविंद चौहान सर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई इंसिस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेशन। विद दिस परसेप्शन, डू यू फील इन इंडिया टैलेंट कैन सर्वाइव विदाउट tag essentially of an IIT or an IIM? I think in today's times it's possible because of platforms like YouTube and all these places where you can have somebody with no degrees, no tags, zero. But उस डिग्री की वजह से जो उसको टूल्स मिलने वाले थे वो टूल्स तो AI उसको ऐसे ही दे देगा। तो एक इंसान सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी से और उन टूल्स को यूज़ करके वो ऐसी एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकता है जहाँ पर हम उसको कहेंगे वो सक्सेसफुल है और उसकी दाल रोटी चल रही है अच्छी। तो आई थिंक अब टैग की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। द प्योर टैलेंट इज़ गोइंग टू शाइन। सो इवेंचुअली आई फील इन 10-20 ईयर्स, वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद 5 साल में हो जाए, इन कंट्रीज़ लाइक नेदरलैंड्स और डेनमार्क इन दीज प्लेसेस होता है 2-3 साल में हो जाए। बट इंडिया में भी 10-20 साल में तो ऐसा हो ही जाएगा कि रोटी कपड़े मकान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू गेट ऑल दैट डन थ्रू रोबोट्स एंड मशीन्स। आपको बस ये देखना है कि आप क्या करना चाहते हो। बेटर इज लर्न टू लेवरेज AI। वो अनफॉर्चुनेटली मैं कोई बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट एन AI प्रमोटर, आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ अ फैक्ट, कॉल इट अ नेसेसरी ईविल, बट इट इज़ देयर एंड दैट इज़ देयर टू स्टे। वो हटने वाला नहीं है। अब वो एक ऐसा वायरस है जो आ चुका है ह्यूमैनिटी में। तो अब हम या तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ म्यूटेशन की तरफ सोचें कि अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन क्या है ह्यूमन हिस्ट्री का, या फिर हम निएंडरथल की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, लोनली हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो हम AI से भाग नहीं सकते, लेकिन हम AI को अपना फ्रेंड भी नहीं मान सकते। AI विल नॉट एंड शुड नॉट रिप्लेस योर ह्यूमन फ्रेंड्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड योर ह्यूमैनिटी, योर मेडिटेशन, योर म्यूज़िक, योर आर्ट, वट एवर मेक्स यू द ह्यूमन। जो भी आपकी ह्यूमैनिटी है, एक अपने डॉगी के साथ आप बैठे हो, खेल रहे हो, अपनी कैट को आप पेट कर रहे हो, अपनी मछलियों को आप देख रहे हो, एक्वेरियम में एंजॉय कर रहे हो, वो सारे एस्पेक्ट्स को आप हटा नहीं सकते। उसके अलावा कुछ करने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजी में जिसके पीछे आपको IIT की डिग्री चाहिए होती थी, शायद अब उस टैग की आवश्यकता नहीं है, वो AI के टूल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वो टूल्स को अगर बनाना है आपने, तो आपको IIT अभी भी जाना पड़ेगा, या बिट्स पिलानी जाना पड़ेगा, या किसी अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आपको टूल्स बनाना आपका पैशन है, अगर टूल्स को यूज़ करके ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके यूट्यूब पे छाना, या कोई एक बिज़नेस मॉडल या कोई एक बिज़नेस सर्विस या ऐप क्रिएट करना आपका पैशन है, तो आपको शायद IIT जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेटर कि आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो। आप चाहे ऑनलाइन कॉलेज चले जाओ, हार्वर्ड का ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज हैं, आप वो कर लो। यू डोंट हैव टू गो टू अ फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर कॉलेज। MIT ओपन कोर्सवेयर है, एंड हार्वर्ड हैज़ अ वेरी ग्रेट ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, जहाँ पे यू कैन गो एंड डू अ PhD इन एनलाइटनमेंट। कि गौतम बुद्ध अगर बोलते हैं एनलाइटनमेंट क्या है, या इंडियन फिलॉसफी बोलती है एनलाइटनमेंट क्या है, तो उसके ऊपर आप PhD कर सकते हो। दैट इज़ अ टॉपिक अवेलेबल एट हार्वर्ड। तो दुनिया बहुत बदलते जा रही है। दैट इज़ अ यूनिक वन। दैट्स अ यूनिक वन, एंड दे विल गिव यू अ ग्रांट एंड लेट यू डू द PhD, बिकॉज उनको भी पता है कि फ्यूचर में द प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू बी रोटी कपड़ा मकान। द प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू बी कि अनाज कैसे ग्रो करें, एनर्जी कहाँ से पैदा करें, ग्राउंड वाटर रिसीड कर गया, पीने का पानी नहीं, वो सब प्रॉब्लम्स तो AI सॉल्व कर देगा। The problem is going to be how to handle human loneliness and human depression and people losing a sense of purpose in life. क्योंकि वो DNA लाइक ऐसे हमें 2 लाख साल लग गए होमोसेपियंस को यहाँ तक आने में, जिसमें से सिर्फ 100-200 साल में टेक्नोलॉजी आई है। 200 साल पहले तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम बो एंड एरो बना सकते थे हंटिंग के लिए, दैट्स ऑल। या हम कुएं में एक पुली सिस्टम लगा सकते थे कि रस्सी खींच के बाल्टी ऊपर खींच लें। हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। या हम एक खड़खड़ा बना सकें, एक हॉर्स कार्ट जिसमें व्हील्स को हम यूज़ कर रहे हैं।
तो हमारा जो डीएनए का म्यूटेशन का जो स्पीड है एवोल्यूशन की, वो 2 लाख सालों से इतनी स्लो चल रही है. अब सडनली आ जाता है एआई का एवोल्यूशन इतना फास्ट है और एआई टूल्स का इतना फास्ट है कि हमारा ब्रेन उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा पेस. तो फाइनली क्या होगा, या तो हम उसके साथ दौड़ना छोड़ दें और अपने ह्यूमैनिटी की तरफ ध्यान ज़्यादा दें, लाइक डेवलपिंग स्किल्स ऑफ डेवलपिंग थिंग्स लाइक मेडिटेशन, आर्ट्स, म्यूज़िक, पोइट्री, या फिर हम डिप्रेशन और लोनलीनेस की तरफ पुश हो जाएंगे. तो मुझे लगता है वो फ्यूचर की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और इसीलिए मैं एडटेक में आया हूँ. zen विद्या, दैट्स द नेम ऑफ माई कंपनी. zen, as we all know, it's a state of meditation, and vidya is knowledge. कि नॉलेज को हम एक zen सिचुएशन में यूज़ करके कैसे अपने आप को एक ह्यूमन रेस के तौर पे अपने आप को सेफ रख सकते हैं और फ्लरिश कर सकते हैं. नॉट जस्ट सेफ रख सकते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जस्ट सर्वाइवल, आई एम टॉकिंग ऑफ फ्लरिशिंग, अ प्रॉस्पर, समथिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यू नो. कि if the future should be optimistic, it should not be a dystopian future. It should not be completely utopian also, but it should be somewhere in between, maybe leaning towards the utopian side and less towards the dystopian side. तो उसके लिए मुझे लगता है कि ग्रेड 1 से अगर बच्चों के अंदर सही सीड प्लांट कर दोगे, तो वो सीड को आप फर्टिलाइज़र और पानी देते रहोगे तो हवा पानी उसको लगता रहेगा, तो एक दिन अच्छा पेड़ पैदा हो जाएगा जो फल देगा और पक्षियों को जगह देगा बैठने की, घोंसला बनाने की. तो यू नो, एवरी ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्जिस्टेंस. कितने पक्षी उस पर घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, कितने लोगों को पेड़ की छाया मिलती है, पेड़ से हमको फल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो सो मेनी थिंग्स. तो मेरे लिए हर एक बच्चा एक पोटेंशियल सीड है कि उसको सही सीड अगर उसको मिल गया, सही टाइम पे उसको हवा पानी मिल गया, तो वो ऐसा पेड़ बन जाएगा जो एक ह्यूमन रेस को, चाहे मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ हो, उसको सपोर्ट करेगा. और क्या वो सपोर्ट करना, मतलब देयर इज नो गुड एंड बैड अबाउट इट. सो लेट मी वेरी क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉरल साइंस. आई एम नॉट सेइंग कि मॉरलिटी की वजह से वो बहुत अच्छा है. Morality changes with time. हाँ, इट चेंजेस विद टाइम. दैट्स देयर इज नो नथिंग परमानेंट अबाउट इट. ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई 2 ऑप्शंस हैं, या तो ह्यूमन रेस सर्वाइव करेगी या निएंडरथल्स की तरह और बाकी ह्यूमनॉइड्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो अगर दोनों ऑप्शन मुझे चूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं सर्वाइवल के ऑप्शन चूज़ करूँगा. दैट इज़ माई लाइफ इंस्टिंक्ट. अभी मेरे अंदर इरोस बाकी है, अभी मेरे अंदर थैनाटॉस इतना नहीं जगह है कि मैं कहूँ चलो सारे मर रहे हैं, मैं भी मर जाता हूँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं सारे. सो दैट इज़ नॉट हु आई एम, एंड देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट. यू सी, अगर निएंडरथल्स के अंदर लाइफ इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो सर्वाइव कर पाए, और उनके सर्वाइवल में भी कई इश्यूज थे कि मे बी उनके सोशल ग्रुप्स इतने अच्छे नहीं थे जितने होमोसेपियंस के थे. तो जो भी रीजंस हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दोज रीजंस, but I'm not saying it's good or bad. I'm just saying I have that instinct. I like to interact with kids. I like to see them flourish and do something great, do something new. And by doing something great, I don't mean their bank balance or their YouTube views. अगर एक बच्चा, अगर मेरे से कोई लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा है, एंड बड़े होके वो डिसाइड करता है कि मैं स्टे एट होम मॉम या डैडी बनना चाहता हूँ, तो नथिंग रॉन्ग है, दैट्स अ ग्रेट थिंग. वो अपने बच्चों को पूरा टाइम दे रहा है. तो फॉर मी ग्रेटनेस डज नॉट मीन द मटीरियल ग्रेटनेस. इट मीन्स, आर यू सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर डूइंग? आपका सेल्फ एस्टीम उससे अच्छा हो रहा है? वेन यू गेट अप इन द डे, डू यू एन्जॉय गेटिंग अप? डू यू लुक फॉरवर्ड टू द डे? इफ येस, इफ यू टिक ऑल दीज मार्क्स, देन यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ. चाहे आप सिर्फ अपने बच्चों को खाना बना के उनका टिफिन पैक करके उनको स्कूल भेज रहे हो, अगर आपको उसमें अच्छा लग रहा है, आप चाहे अपने डॉगी के साथ वॉक पे जा रहे हो, अगर आपको अपने डॉगी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ. तो शायद उसके लिए कोई टैग की इतनी ज़रूरत नहीं है. आजकल इंडिया में स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ फिजिक्स. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आइदर इट इज़ टीचिंग और इट इज़ कॉम्प्रोमाइज इन द सब्जेक्ट नेचर इटसेल्फ विच इज़ डेवलप्ड बाय आवर इंस्टीट्यूट्स. आई थिंक फिज़िक्स में लोग हमेशा से ही डरते आ रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट दीज डेज, पास्ट में भी काफ़ी डरते आ रहे हैं. एंड देन अभी तक, लेकिन पास्ट में क्या होता था कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ रहे हैं उसमें जेई और नीट 2 मेन कॉम्पिटिशन्स हैं, बट नीट के बच्चे ऑलमोस्ट डबल हैं जेई से. बट दैट लार्जर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव दिस इशू सो बिग, बिकॉज इन द पास्ट द फिजिक्स पेपर वॉज वेरी रट्टा बेस्ड आता था नीट का. तो काम चल रहा था, इतने सालों से, इतने डेकेड से काम चल रहा था. लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वो भी फिज़िक्स उसमें डिफ़िकल्ट आनी शुरू हो गई है.
तो एकदम से परसेप्शन बढ़ गया है मासेस का कि अब फिज़िक्स कैसे करें, हमसे तो हो ही नहीं रही, क्योंकि वो रट्टे बेस्ड क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे हैं. सो अगेन आंसर वही है जो पहले मैंने दिया था कि अगर आप फिज़िक्स को ठीक तरीके से पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप जेई के लिए पढ़ रहे हो कि नीट के लिए, आप चाहे हायर लेवल के लिए पढ़ रहे हो चाहे बेसिक लेवल के लिए पढ़ रहे हो, दोनों केस में आपको उसको सही तरह से ही पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द करेक्ट एंट्री पॉइंट, कि अगर फिज़िक्स कहाँ से स्टार्ट होती है और वो कैसे रियल लाइफ चीज़ों पे अप्लाई होती है, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा. रट के काम नहीं चलने वाला है, इस बात को सारे बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अगर अभी तक काम चल रहा था तो आगे बिल्कुल नहीं चलेगा. रटने से काम नहीं चलने वाला है. द एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू गेट टफर बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी प्री स्क्रीन्ड बाय एआई. कुछ एग्ज़ाम्स एडाप्टिव होने जा रहे हैं, और एक बार एआई पिक्चर में आ गया एग्ज़ाम को बनाने में या क्वेश्चंस को स्क्रीन आउट करने में, तो वो मेक श्योर करेगा कि वही बच्चा एग्ज़ाम क्रैक कर पाए जो रट के नहीं आया है. दी पीपल हु आर क्रिएटिंग दीज एग्ज़ाम्स, उनका एक ही टारगेट है कि अच्छे कॉलेजेस में ऐसा बच्चा ना आ जाए जो रट्टा मार के आया है, बिकॉज उनको वो बच्चा आगे वहाँ चल नहीं पाता. और शायद यही एक वजह है कि आईआईटीज़ में आजकल काउंसलर्स ज़्यादा हैं, प्रोफेसर्स कम हैं, बिकॉज बच्चों की काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है. पढ़ाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही जितनी उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है. क्यों? अगर वो बच्चे में सचमुच टैलेंट था इंजीनियर बनने का, तो उसको तो 3 इडियट्स के आमिर खान की तरह उसको खुश होना चाहिए कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आया हूँ, मुझे मज़ा आएगा. तो उसको तो वहाँ मज़ा आ नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो रट्टा मॉडल लेके आया है वो कॉलेज में तो चल नहीं पाएगा. वहाँ तो बड़े बड़े बैचेज हैं कॉलेज में, 400-400 500-500 बच्चा एक बैच में कई बार बैठा होता है. वो चल जेई एडवांस पे भी नहीं सकता, वो चलाते हैं इंस्टीट्यूट वो वाले. हाँ वहाँ भी नहीं चल सकता, लेकिन आईआईटी मतलब कॉलेजेस में जाके तो चलाना चाहो तो भी नहीं चलने वाला. तो इसका मतलब आपने पढ़ाई ही गलत तरीके से करी है. तो मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कैप्टिवेटिंग सब्जेक्ट है. अगर उसको ठीक तरीके से 10th के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए, पढ़ाया जाए, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत को तो समझ में नहीं आएगा. बट एक बार करेक्ट तरह से इंट्रोडक्शन हो गया और थोड़ा सा बच्चे ने भी मेहनत कर ली, तो इट बिकम्स अ वेरी एन्जॉयबल सब्जेक्ट. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, लाइक आई ऑलवेज से, कि शो मी वन पीस ऑफ टेक्नोलॉजी एनीवेयर इन योर हाउस और इन योर ऑफिस और इन द वर्ल्ड एनीवेयर जिसमें कुछ फिज़िक्स ना लग रही हो. सो फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री ये तो इंडिस्पेंसिबल है. और अगर कुछ ह्यूमन बींग से रिलेटेड आप कुछ भी बना रहे हो तो बायोलॉजी भी. तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और इनके अलावा एक बेसिक नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज़, बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ग्लोबल जो प्लानट की इकोसिस्टम है, ये सारी बेसिक चीज़ों की नॉलेज ऑलमोस्ट हर इंसान को होनी चाहिए. किस लेवल पे वो नॉलेज आपको लेनी है वो आपकी चॉइस है, कि आपको जेई एडवांस लेवल पे लेनी है, कि आपको नीट लेवल पे लेनी है, कि आपको बस एनसीईआरटी लेवल पे लेनी है. लेकिन प्लीज़ रट्टा मत मारिए. रट्टा मार के आप बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं पाएंगे. अगर आपके पास एक स्टूडेंट आता है ऑन अ फाइन डे एंड ही एक्सप्रेसेस हिज सिचुएशन दैट ही इज़ एन एवरेज स्टूडेंट एंड ही वांट्स टू क्रैक आईआईटी जेई, सो व्हाट वुड बी योर सजेशन? तो पहले तो डीपली जाके देखना पड़ेगा. मैं नॉर्मली यही करता हूँ कि पहले मैं चेक करता हूँ कि वो अपने आप को एवरेज क्यों बोल रहा है. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ गिफ्ट. आई डोंट बिलीव कि कोई बच्चे में कोई गिफ्ट होता है इसलिए वो AIR1 आता है. बच्चा या उसके पेरेंट्स या बचपन में कोई टीचर्स, कोई उसको ऐसे ट्रिगर्स मिले होते हैं या उसने खुद वो ट्रिगर्स क्रिएट किए होते हैं जिनसे कि उसका ब्रेन उस लेवल पे सोचना शुरू कर देता है. सो नॉट एवरीबडी इज़ बॉर्न विद दैट. आई डोंट थिंक इवन आइंस्टाइन और न्यूटन आर बॉर्न दैट वे. They have created it. It's like Arijit Singh saying, it's like Arijit Singh saying that he was not born with this voice, he created that voice. उसने आवाज़ को तोड़ तोड़ के बनाया है. So the so-called geniuses, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे कोई AIR1 हो, कोई हो रघु महाजन जैसे मेरा स्टूडेंट है, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, they have actually created their brain to that perfection. They are not born with that. तो अगर बच्चा आके बोलता है मैं एवरेज हूँ, तो दैट मीन्स हिस्टोरिकली एवरेज रहा है. व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से ही और शी कि पिछले 5-6 सालों में मेरे नंबर बड़े एवरेज आते रहे हैं. सो देन माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्या तुम अब बदलने को रेडी हो अपने आप को? क्या तुम, अब बदलने का एक ही आंसर है, बदलने से एक ही बात का मतलब है, क्या तुम रट्टा मारने की आदत को छोड़ने को रेडी हो? हाँ, उसकी वजह से हो सकता है उसको 9th-10th का जो मैथ उसने छोड़ा हुआ है, रट्टे मारे हुए हैं, वो उसको दोबारा करना पड़े. बट अगर वो रेडी है देन आई से ठीक है आप आ जाओ मेरी क्लास में. आई यूजुअली टॉक टू एवरी किड बिफोर आई एडमिट देम.
I have a rigorous kind of an interview where I make sure कि ये बच्चा अपनी मर्जी से अपनी खुशी से 2 साल मेरी क्लास में बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा तो ऐसे कि आप कहीं और चले जाओ, मैं आपको रट्टा तो नहीं मरवा पाऊँगा, क्योंकि उससे आपका करियर नहीं बनेगा. रैंक आ जाएगी बट मेरे को रैंक में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को आपके करियर में इंटरेस्ट है. You were at IIT Kanpur and you pursued your aerospace engineering. So was it pre-decided that you wanted to become a teacher? And like, how did you become such a successful teacher? Did you ever thought about it? I wanted to be an aerospace engineer as far as I remember, right when I was in grade 1. Grade 1 में my only memories are me making flying paper airplanes and playing around with them. And I was fascinated with flight. I would watch birds for hours and hours trying to understand ये उड़ते कैसे हैं. So in grade 1 I told my parents, everybody knew that I was going to be an aerospace engineer. मेरे को और किसी चीज़ में इतना interest था ही नहीं. My second interest was music and other things, but definitely as a career, aerospace. But like I said before, I never thought I will be a teacher. Maybe I thought after completing my PhD or something, I might become a professor of aerospace engineering. तो वो मेरे को शौक था because my father was also a professor. तो कहीं तो मेरे DNA में teaching तो है ही. लेकिन मैंने कभी actively सोचा नहीं था कि मैं teacher ही बनूंगा. I did have a friend in school. I remember in grade 11 and 12, मेरा एक friend था who I think got a great rank also, some single digit rank in JEE, and now he's a professor in Columbia University. And he used to say कि हम लोग सब सोचते थे कि क्या करोगे बाद में आगे जाके. And he would say कि मैं तो स्कूल टीचर बनूंगा because the kids need good teachers. किसी को तो साइंस और टेक्नोलॉजी स्कूलों में सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे. तो बड़ा उसका ऑल्ट्रुइस्टिक या फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड था कि मुझे टीचर बनना है. सो वो तो खैर प्रोफेसर बन गया बट इन कोलंबिया यूएस. बट दैट टाइम हिज थॉट्स रियली स्ट्रक मी कि ये क्या बोल रहा है, मतलब आईआईटी करके फिर टीचर बनने की बात कर रहा है. बट कहीं बैकग्राउंड में तो पड़ी हुई थी बात. But then later on, like I said, the profession chose me. I did not choose the profession actively. When I was teaching kids, I realized that I was able to explain concepts to them nicely. और वो मेरी strength बढ़ती गई बच्चों की, और धीरे धीरे इतने ज़्यादा बच्चे हो गए कि फिर मैं उनको मना ही नहीं कर पा रहा था. So, cut a long story short, the profession of teaching chose me. I did not choose it. But once it chose me, I realized very quickly that I am as good at teaching as I was in aerospace. In aerospace, I would have had a very good career. I would have gone to NASA and did like great things, probably joined ISRO or something. I was quite brilliant in my studies in aerospace. I was the best, I did really well there. This is like 37 years ago, I created a drone using a petrol engine, which would fly and make deliveries in flood hit areas. अगर कहीं फ्लड्स आ गए हैं और वहाँ पे कोई दवाई या खाना पहुँचाना है. It was the best in IIT Kanpur, I guess. Yeah, I got an award for that. So this is 37 years ago when we did not have motors and batteries powerful enough to carry drones up in the air. And we did not have computers for stability. Now making a drone which can fly or which can hover or which can deliver stuff, there's a lot of dynamics and there's a lot of stability issues involved, lot of computers. ड्रोन इज़ नॉट इनहेरेंटली स्टेबल. वो लेफ्ट राइट कहीं भी भाग सकता है. तो उसको स्टेबल करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा आपको एक्सेलरोमीटर्स लगाने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल उसको रखने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करने पड़ते हैं. सो इट्स नॉट ईजी. बट 37 साल पहले ये सब कुछ भी नहीं था. सो आई हैड टू यूज़ अ कम्प्लीटली एनालॉग काइंड ऑफ टेक्निक्स टू मेक इट स्टेबल. So I was good at it. I would have had a very good career in aerospace also. But I believe I was cut out to be a teacher. मतलब looking at my past life, last 30-40 years of my life, मुझे लगता है कि शायद teaching ही मेरी personality के लिए सबसे best fit है. And not just teaching physics. I want to clarify that. At some point in time, that's why the name of my venture is Zen Vidya. I do plan on teaching all aspects of human vidya, human knowledge, including meditation and Zen and mathematics and physics तो खैर है ही. STEM तो कोर रहेगा मेरा, लेकिन मैं humanities और बाकी चीज़ों में भी जाना चाहूँगा. Neuropsychology. With a unique idea even now. Sorry? You came up with a unique idea even now. Yes, absolutely.
Before this session, I took reviews about you from your students, which were wonderful. But उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि आप एक लॉन्ग रूलर का यूज़ करते थे टू ड्रॉ अ फ्यू डायग्राम्स ऑन द बोर्ड. Yes. So you used to make them visualize. That is how you created a lot of toppers, because you made them visualize what was. Well, yeah, that's true. So this is like almost 25, 30 years ago. We did not have technology or writing tablets or smart boards or stuff back then. So I am a very visual person. मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, अगर उसको मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो इट्स विजुअल. अगर आपको डायग्राम बना के चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा. तो डायग्राम्स इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे. आईटी में खुद मैंने डायग्राम्स बनाने बहुत अच्छे सीखे. आई हैड अ वेरी ग्रेट प्रोफेसर ऑफ 3D ड्राइंग्स हु वाज वंडरफुल. आई थिंक ही वाज हाफ रशियन और समथिंग, एंड ही टॉट अस. उनके डायग्राम्स देख के लगता था कोई कॉमिक बुक में से निकल के कुछ सामने आ गया है. इतने रियलिस्टिक होते थे, 3 डायमेंशनल, विद फुल पर्सपेक्टिव एंड स्टफ. सो आई क्रेडिट माई ड्राइंग स्किल्स टू हिम, दैट कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग विच आई टुक. सो अब होता क्या था कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझानी है, बेसिकली जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस बहुत ही कॉमन है, कोई भी ग्राफ बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें अगर लाइन सीधी नहीं बनेगी तो बच्चों पहले ही थोड़े से बच्चे उनके दिमाग में स्ट्रेट लाइन ठीक से बैठती नहीं है फिर. सो मैंने एक कारपेंटर को बुलाया और मैंने उसको कहा कि भाई मुझे एक लंबी सी फट्टी बना के दे दे. तो उसने रंदा मार के उसको सैंड पेपर से सॉफ्ट करके स्मूथ करके उसने 2 फुट की मुझे फट्टी दे दी. फिर 2 फुट की मैंने एक और बनवा ली. तो उन दोनों फट्टियों को मैंने राइट एंगल पे जोड़ के एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम बना लिया. फिर उसको पकड़ने के लिए मैंने उसको कहा उसके ऊपर एक नॉब, लकड़ी की नॉब बना के उसने लगा दी. एंड देन आई गॉट द होल थिंग पॉलिश्ड. तो अच्छे से उसने उसको पॉलिश कर दिया. सो दैट वाज लाइक लाइक अ एक्स वाई एक्सिस सिस्टम. मैं नॉब को पकड़ता था, बोर्ड पे रखता था, वाइट बोर्ड पे, एंड देन आई कुड रन माई मार्कर अलॉन्ग द एजेस ऑफ द वुडन स्केल, एंड दैट वुड ऑलवेज क्रिएट अ परफेक्ट डायग्राम. एंड देन बाद में मैंने एक और स्केल बनवा लिया था, एक और रूलर. वो सिर्फ सीधा फ्लैट था, उसमें वाई एक्सिस नहीं था. सो इट वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट कि सर्कल, जैसे सर्कल बनाना है तो धागा लगा लिया मार्कर के साथ और गोल घुमा लिया उसको, ताकि डायग्राम्स थोड़े से ठीक बने. लाइक आई सेड, बैक देन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एंड आई वॉज नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट. लाइक आई एम नॉट ग्रेट एट ड्राइंग, आई एम ओके, आई एम नॉट ग्रेट एट दैट आर्ट एंड ड्राइंग स्टफ. तो उसके लिए मैंने रूलर बनवाया था ताकि स्ट्रेट लाइन्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, जो भी स्ट्रेट लाइन्स हैं, दे शुड लुक स्ट्रेट. अब फिज़िक्स में इतने वेक्टर्स होते हैं, अगर आपका वेक्टर ही टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो बच्चे के दिमाग में भी फिर गलत इंप्रेशन आएगा. सो इट वाज जस्ट अ लिटिल स्मॉल स्टेप इन मेकिंग श्योर कि वो सीड करेक्टली प्लांट हो बच्चे के ब्रेन में, बिकॉज डायग्राम्स इन फिजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहले द टीचर्स हु यूज्ड टू विजुअलाइज was a very rare species to find. But do you think now, with the advent of AI, teachers are leveraging AI to basically enhance visualization? Yes, absolutely. And if they are not, they should be. Although most of them are doing it. But अगर schools में अभी भी शायद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, बट आई होप कि जल्दी पहुंच जाए इन द नेक्स्ट 1 or 2 years. बिकॉज अगर छोटे बच्चों के सामने आप करेक्ट डायग्राम्स को डिस्प्ले करोगे, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी एडवांस्ड जनरेशन ऑफ किड्स. तो सर्टनली वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए सबको. और बट ये उसका खतरा है. खतरा बस ये कि जब बच्चे देखते हैं कि टीचर यूज़ कर रहा है तो शायद बच्चे भी यूज़ करना चाहेंगे. और अगर बच्चे यूज़ करना चाहेंगे एआई को, दे विल नॉट नो हाउ टू स्टॉप, बिकॉज अभी उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो पूरा डेवलप हुआ नहीं है. तो वो तो उनको डोपामिन की हिट्स मिलती जाएंगी, वो एआई को यूज़ करते जाएंगे, और कब वो चीज़ लोनलीनेस और डिप्रेशन में टर्न कर जाएगी पता ही नहीं चलेगा. सो एज एडल्ट्स वी हैव हाईली डेवलप्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. हम अपने ब्रेन को स्टॉप कर सकते हैं कि भाई अब बस, अब तुमने केक के 2 पीसेस खा लिए, तीसरा पीस खाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, या इतनी शुगर, इतनी मिठाई नहीं खानी है. तो हम अपने आप को रोक लेते हैं. हमें पता है कि हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं कोई वेब सीरीज़ की, बस इसके बाद नहीं करनी, गड़बड़ हो जाएगी. बट छोटे बच्चों को तो इस चीज़ की उनके अंदर है नहीं है स्किल अभी. तो बस एक ही खतरा है कि टीचर सब एआई को यूज़ करें तो कहीं बच्चे उनको रोल मॉडल देख के वो ना यूज़ करने लग जाएं. तो मेरी तो ये एडवाइस है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा रोल यहाँ प्ले करना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं पेरेंट्स कर सकते कि उनके बच्चे बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी से दूर रहें, अदरवाइज दे विल नॉट बी स्ट्रीट स्मार्ट, वो पीछे रह जाएंगे. आप बच्चों से उनका फ़ोन कम्प्लीटली नहीं छीन सकते क्योंकि उनको फिर फ़ोन चलाना ही नहीं आएगा, है ना. और ये जैसी आगे फ्यूचर दुनिया होने वाली है
उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंसान को टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड, ताकि आप कुछ भी काम करोगे शायद उसमें टेक्नोलॉजी से आप दूर नहीं रह पाओगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को एक टाइम बांध देना चाहिए कि भाई टीचर तो यूज़ कर रहे हैं, उनको देखा देखी आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये दिन में सिर्फ आधा घंटा आपको स्क्रीन मिलेगी, चाहे लैपटॉप चाहे फ़ोन, उसमें जो करना है कर लो, और आपकी चैट सब मॉनिटर करेंगे। बट पेरेंट्स शुड नॉट बी जजमेंटल। पेरेंट्स को रूल बनाना पड़ेगा कि उनको अपने लिप्स को सील करना पड़ेगा। वो देख सकते हैं उनका बच्चा क्या चैटिंग कर रहा है चैट जीपीटी से या जेमिनाई से, बट उससे कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने कुछ भी बोला बच्चे उसको उल्टा करेंगे। ये एक बड़ी एवोल्यूशन की प्रॉब्लम है कि हर बच्चा वही एग्जैक्ट ऑपोजिट करना चाहता है जो उसके पेरेंट्स करने से मना कर रहे हैं। दैट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन। अगर हम इस तरह से क्रेजी नहीं होंगे और एक पेरेंट्स से हट के कुछ नहीं करेंगे तो हम पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज नहीं कराएंगे, हम इवॉल्व क्यों होंगे फिर। बट उसका डेंजर ये है कि हम कुछ गलत कर बैठेंगे। तो पेरेंट्स शुड, बच्चों को पता होना चाहिए पेरेंट्स मेरी चैट देख सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उसमें इंटरफेयर या कमेंट अवॉइड करना चाहिए, अनलेस बच्चा आके पूछे कि आपका क्या कमेंट है मेरी इस चैट के बारे में, या फिर अनलेस कुछ ट्रेजेडिक हो रहा हो, या हाँ, या एक बाउंड्री क्रॉस हो रही हो। अगर कोई वाइट वेल या उस तरह का कुछ कुछ इस तरह की अजीब सी बाउंड्री क्रॉस हो रही है, फिर तो पेरेंट्स, फिर तो ये पुल द प्लग, फिर तो आप इंटरनेट की तार सीधा निकाल दो, बस लैंड केबल काट दो जो घर में आ रही है। बट अदरवाइज एक बाउंड्री बना के कि बाउंड्री से बाहर गया बच्चा फिर तो पेरेंट्स इंटरवीन करेंगे। और पहले बता दो बच्चे को अपने, मे बी वी शुड डू अ पॉडकास्ट अबाउट इट सम टाइम, कि पेरेंटिंग और टीनेज के साथ क्या रिलेशंस होने चाहिए आपस में, कैसे पेरेंट्स मैनेज करें। बट सर्टनली आप बच्चों को एक एक्सट्रीम पे रख के कि उनको बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी और एआई यूज़ ना करने दो, उनके फ़ोन छीन लो, वो भी इतना ठीक नहीं है। शायद उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे स्कूल में, बट फिर आगे क्या करेंगे वो। लाइक व्हाट कैन यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती नहीं, बचपन से आपने यूज़ करी नहीं है, तो आपकी वो स्पीड डेवलप ही नहीं होगी। तो इसलिए कहीं दोनों तरफ एक्सट्रीम्स हैं, दोनों तरफ ईविल ही है, तो बीच में मिडिल पाथ को ढूंढना ज़रूरी है। So we are coming to the end of this session, and we have something interesting for our guest. We have a rapid fire session for you. Okay. So I'll be asking you questions and you have to answer them in a word or two. At max a phrase. Is IIT JEE syllabus past oriented, future ready or obsolete? It is future ready. Are IITians more visible or more successful? You see those who are successful, but there are many ones who are not, and they are kind of invisible. One skill every young student needs to essentially develop. Reasoning. What do children follow? Passion or package? They should follow passion. Your recommendation on books. H.C. Verma or I.E. Rodov? Both. And more. Which one would you like to suggest? Books are eventually going to go obsolete with AI. Great. So वो जो भी मैं बोलूँगा वो फ्यूचर रेडी नहीं होगी, मेरा सेंटेंस दैट विल बिकम ऑब्सोलीट इन 2-3 months. I do understand. But both are important. Great. You should in fact start from books like Rusnik Halliday or Sears and Zemansky, University of Physics, and then progress on to H.C. Verma, then Rodov if you want to. But like I said, बहुत जल्दी AI is going to replace a lot of these things. You will have a best combination of the best books. IIT Kanpur or the foreign university you have studied at? IIT Kanpur any day. Degree or a skill, which matters more? Skill matters more. Digital creators or traditional university professors, which are more influential? Digital creators, 100%. Do you think the professors should come online? No, digital creation is a separate profession. I don't think professors will necessarily want to come online. If they want to, they can come. They should come. अगर वो दोनों कर सकते हैं तो best है. Great. So at last, I would have a question in which I want you to talk in length about. So that question is essentially your piece of advice for students who aspire to crack JEE Advanced, because you produced brilliant results. You produced more than 15 ranks in top 10. You produced AIR 1, 4, 6 and 7 from the same classroom. So I want you to give a piece of advice for the students who aspire for JEE Advanced. So first thing is, whether you are in grade 1 or grade 5 or grade 10, जब भी आप ये बात सुनो उसी दिन से आप सोच लो
कि मेरे को हर चीज़ को बेसिक से करेक्ट समझना है. So you have to understand everything and not do rattafication. So no rattafication, you have to understand everything. अगर समझ में नहीं आ रहा है, take help of technology, take help of AI, take help of your teachers or your parents. अगर आपके पेरेंट्स को लगता है आपको वो AI नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, तो आप पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ. आप पेरेंट्स को बोलो पापा या मम्मी मेरे साथ रोज़ आधा घंटा बैठ जाओ, लैपटॉप अपना खोल लो, आप मेरे साथ ही बैठे रहो और आप देखो मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ. और मैंने आज स्कूल में ये बात पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आई और टीचर ने एक्सपेक्ट किया कि मैं उसका रट्टा मार के आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ. और टीचर से मैं पूछ रहा हूँ, वो हमको समझा नहीं पा रहे फॉर वट एवर रीज़न, सबके अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं. तो मैं AI से समझना चाहता हूँ. तो आप घर में आओ, जेमिनाई, ChatGPT किसी को भी खोल लो एंड डोंट गो फॉर द बेसिक मॉडल. अगर आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है देन गो फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉडल. और पेरेंट्स को इसमें हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों की, और उससे आप पूछो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, और फिर पेरेंट और आप सब लोग मिल के उसकी हेल्प से समझ सकते हो. सो फर्स्ट थिंग इज़ डोंट शाई अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी. सो चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है. अभी तक पास्ट में क्या होता था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी. अगर स्कूल में टीचर ने कुछ पढ़ाया, हमें समझ में नहीं आया, तो हमें उसको रटना ही पड़ता था, क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी तो पास करना है, हम क्लास में फेल तो नहीं हो सकते. लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है, हमें उसे रटने की ब्लाइंडली ज़रूरत नहीं है. हम घर आके AI की हेल्प से उसको समझ भी सकते हैं, और ये ऑलरेडी हो रहा है. मतलब AI इतना एफिशिएंट और इतना प्रोफिशिएंट हो गया है कि ऐसा होएगा. मतलब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पेरेंट्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग, रटना बंद आज से ही. दूसरी चीज़, जिस क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ग्रेड 6 में हो तो सिर्फ ग्रेड 6 की पढ़ाई करो. ये जो 2 या 3 साल फ्यूचर में जो पढ़ने का जो ट्रेंड चल चुका है, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है. शायद इससे आपकी रैंक, शायद वो भी 90% केसेस में तो गड़बड़ होगी, 10% केसेस में हो सकता है रैंक आपकी अच्छी आ जाए, क्योंकि आप एक रोबोट बन चुके हो जो 6 साल से JEE की तैयारी कर रहे हो. लेकिन आगे आपका करियर अच्छा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपकी बाकी स्किल्स अनडेवलप्ड रह जाएंगी. आपकी सोशल स्किल्स, ह्यूमैनिटीज़ की, आर्ट्स की, डांस, म्यूजिक, वो सब खराब हो जाएंगी. साइंसेज में भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE लाइक अ रोबोट, उसमें भी और स्किल्स उसमें भी खत्म है. आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो डेवलप ही नहीं. because the thing which we are expected to do in 2 years, they are taking 7 for it. Yeah. So what they will do with their degree? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है आपकी. वो मतलब मल्टीपल लेयर्स में वो आपका कबाड़ा कर देगा आपके ब्रेन का. So that is my opinion. So whatever I am saying is my opinion, but my opinion is based on 30-35 years of teaching and great ranks and stuff. तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको उसी क्लास की पढ़ाई करनी चाहिए. 7th में हो तो 7th की करो, 8th में हो तो 8th में करो. 8th में रह के 9th की मत करो. अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो और जानकारी हासिल करो, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ो, चाहे यूट्यूब के वीडियोस देख के सीख लो. MIT ओपन कोर्सवेयर है, IITs की कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रॉकेटरी, कई सारी चीज़ें उसमें वो सिखाते हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज है, इसमें आप जो मर्जी गेन करना चाहो करो, बट जो सब्जेक्ट का मैटर है, जो कोर्स सब्जेक्ट का कोर्स वर्क है, वो आपको फ्यूचर क्लासेस का नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सोच समझ के लोगों ने वो कोर्स या सिलेबस क्रिएट किया है. वो करिकुलम आपकी एज के हिसाब से क्रिएट किया गया है. अगर आप 7th क्लास में हो और आप 10th और 11th की पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं आपके ब्रेन में कुछ मैसअप होना ही होना है. तो ऐसा मेरा मानना है. तो दूसरे पॉइंट ये हो गया. तीसरा पॉइंट, 9th 10th तक तो आपको जैसे अच्छा लगता है पढ़ाई कर लो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो करो. जो अच्छा लग रहा है, मैथ अच्छा लग रहा है, मैथ ज़्यादा करो. फिजिक्स अच्छी लग रही है, फिजिक्स ज़्यादा करो. जो कुछ करना है करो, खेल कूद भी करते रहो, बाकी भी स्किल्स अपनी डेवलप करते रहो, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते रहो. जैसे ही 10th का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, नाउ यू हैव टू रीसेट योरसेल्फ. अब इसके बाद आपके पास समय बहुत ही कीमती है. ये 2 साल कहाँ निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा. तो इन 2 सालों के लिए अब आपको अपने आप को एक हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ क्वांटम जंप. उसमें आपको समझना पड़ेगा कि अब 2 साल मैं एक तपस्या वाले मोड में जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, वॉचिंग TV, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये सब खत्म होने जा रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि मैं एक रोबोट बन के रह जाऊँ जो टेबल पे बैठ के 12 घंटे रोज़ पढ़ाई कर रहा है. तो अब आपको अपना टाइम टेबल एक हार्ड रीसेट करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी चाहिए. तो आपको हफ्ते में 3-4 घंटे या आधा घंटा रोज़ आपको जॉगिंग, टेनिस, जिम, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्विमिंग, बैडमिंटन, वो एक्टिविटी आपको अब एक डिसिप्लिन के तौर पे रखनी पड़ेगी. पहले आप उसको कर रहे थे क्योंकि आपको मज़ा आता था. आप जाके क्रिकेट खेलते थे, 8-8 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, 6-6 घंटे, पता ही नहीं चलता था टाइम का.
अब वो करने का आपके पास टाइम नहीं है। तो इंस्टेड आप क्या करो, आप उसको एज अ डिसिप्लिन ले लो कि ये तो दवाई है, ये मेरे को रोज़ आधा घंटा या हर ऑल्टरनेट 1 घंटा मेरे को स्पोर्ट्स में या जिम में या स्विमिंग में कहीं ना कहीं मुझे देना है। नहीं तो आपकी बॉडी, आपकी मसल्स बैठ जाएंगी, आपके बाकी जो फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ क्योंकि आप सारा दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो पहला हार्ड रीसेट तो ये है। दूसरा हार्ड रीसेट ये है कि रिलेटिव्स का घर में आना, सोशल गैदरिंग्स, फंक्शंस हो रहे हैं, 2 साल के लिए पेरेंट्स को ये सब कम करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, पेरेंट्स को आपको एक अलग कॉर्नर या अलग रूम देना पड़ेगा, जो सिर्फ आपका रूम होगा, उसमें आप पढ़ाई करोगे। हो सके तो उसी में सो भी जाओ, या सोने का रूम अलग भी हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पढ़ने के लिए जो कॉर्नर है या रूम है वो सेपरेट होना चाहिए। अगर पूरा रूम आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो एक सेपरेट कॉर्नर आपको मिलना चाहिए। चौथी बात, चौथी पांचवी मुझे काउंट, आई एम लूजिंग प्रॉबली, बट द नेक्स्ट थिंग इज डोंट स्टडी ऑन द बेड। बेड में बैठ के, सोफे पे बैठ के, लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, उल्टे होके पढ़ाई कर रहे हैं, सीधे होके पढ़ाई कर रहे हैं, डोंट डू ऑल दैट। देर आर सर्टन हार्मोन्स इन आवर बॉडी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, like the 4 most important ones are called DOS, D for dopamine, O for oxytocin, and then S for serotonin, and E for endorphins. The happy hormones. Yeah. So the serotonin is the serotonin and oxytocin. They are the 2 important hormones for happiness and feeling self-actualized or feeling kind of self-esteem वाली जो बात आ जाती है। तो ये सारे हार्मोन्स का प्ले कुछ ऐसा है कि अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री में गड़बड़ हुआ तो आपका पढ़ाई से फोकस हट जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई में, नींद ज़्यादा आएगी या नींद कम आएगी, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, आपकी सर्केडियन रिदम्स ख़राब हो जाएंगी जो आपकी स्लीप को रेगुलेट करते हैं। तो इन हार्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इन हार्मोन से बच नहीं सकते, ये जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है हम इसी से, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। हम जो ह्यूमन बीइंग है उसमें हमारी बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए रिसर्च ने ऐसा शो किया है कि जब हम बिल्कुल सीधे बैठ के स्पाइन को स्ट्रेट रख के पढ़ाई करते हैं किसी टेबल कुर्सी पे बैठ के, तो हमारे सेरोटोनिन लेवल्स इम्प्रूव होते हैं, और अगर हम लेट के टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो वो नहीं होते। और सेरोटोनिन से आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा सेल्फ एस्टीम है, मैं लाइफ में कुछ सही कर रहा हूँ, डिप्रेशन दूर भागेगा। जस्ट लाइक डोपामाइन। जस्ट लाइक डोपामिन। डोपामाइन में ये है कि उसमें हिट मिल रही है आपको, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ किक, बट सेरोटोनिन इज मोर लॉन्ग टर्म। तो आई एम श्योर सम न्यूरोलॉजिस्ट और somebody फ्रॉम बायोलॉजी माइट बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर। बट जिसको हम कहते हैं ना कि मैं अपनी नज़रों में मैं खुश हूँ, मैं जब मिरर में अपने आप को देखता हूँ तो आई डोंट फील डिप्रेस्ड, आई डोंट फील इन्फीरियर, मेरे अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, मुझे लगता है मैं लाइफ में ठीक ट्रैक पे चल रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, विद इन द गिवन पैरामीटर्स सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो वो जो सेंस ऑफ कामनेस है या सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो सेरोटोनिन से आता है। तो उसके लिए सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर वेरियस अदर रीजंस। आप वैसे भी सोफे पे लेट के पढ़ाई करोगे आपको स्लीपीनेस हो जाएगी, तो इसलिए जो आपका स्टडी कॉर्नर है उसमें एक टेबल और चेयर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जितना आपके स्टडी कॉर्नर में क्लटर होगा, किताबें बिखरी पड़ी हैं, नहा नहीं रहे, कपड़े बिखरे पड़े हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें, पिज़्ज़ा खा के वहीं पे छोड़ दिया, चूहा भी उसको आके खा रहा है, आपका डॉगी भी आके उसको खा रहा है, तो जितना आपके रूम में क्लटर होगा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और उतना ही आपके दिमाग में भी वो क्लटर का अनकॉन्शियस इफेक्ट होगा, और आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएंगे। तो अगेन ऐसा मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आपकी जो स्टडी का कॉर्नर है दैट शुड बी स्पिक एंड स्पैन। तो रोज़ सुबेरे उठ के जब आप पढ़ना शुरू करो, पहले खुद अपने हाथ से उसको सफाई करो, डोंट आस्क योर पेरेंट्स और दी डोमेस्टिक हेल्प टू डू इट, खुद उसकी सफाई करो, ताकि आपको पता रहे आपका पेन कहाँ रखा है, आपका इरेजर कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, रूलर कहाँ है, किताबें कहाँ हैं। तो रोज़ सुबह उठ के बन जाए और आपको उन सब के ऊपर एक्टिवली आपको लगे मेरी बॉडी का एक्सटेंशन है। जितना अपनी बुक्स को और पेन को और रूलर्स को छुओगे, टच करोगे, उतना वो आपकी बॉडी का एक्सटेंशन बन जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि 10th क्लास के बाद विद इन 2-3 months all these things should materialize, that the books, the pen, the rulers, the notebooks, your table, your chair, you should start feeling that they are an extension of your personality, an extension of your consciousness. क्योंकि जब तक वो स्टेज नहीं आएगी तब तक जेई तो नहीं क्रैक होने वाला, नॉट एटलीस्ट विद अ गुड रैंक, नॉट जेई एडवांस्ड। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका टेबल, आपके बैठने की जगह क्लटर फ्री हो, क्लीन हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओ, ओसीडी कंपल्सिव बिहेवियर एस्टैब्लिश कर लो,
डोंट डू दैट. एक बेसिक लेवल, डोंट स्पेंड हाफ एन आवर इन क्लीनिंग, जस्ट 3-4 मिनट्स, 3-4 मिनट में डस्टिंग करी, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, बैठ गए. नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ऐसा मेरा मानना है, कई लोग इससे डिसएग्री करेंगे. आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ जो बहुत ही कोल्ड कंट्रीज़ हैं, अब अगर हम नॉर्वे में चले जाएंगे या फिनलैंड चले जाएं और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चे रोज़ सवेरे नहा के पढ़ाई पे बैठें, तो ऐसा नहीं होने वाला. उन कंट्रीज़ में टिपिकली सवेरे लोग नहीं नहाते, वो रात को नहा के सोते हैं फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि इतना कोल्ड है कि नहा के बाहर निकलोगे तो शायद ठंड लग जाएगी. तो बट एटलीस्ट इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल. तो मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप सवेरे उठ के नहा लिया करो और पढ़ाई पे उसके बाद ही बैठा करो. बिकॉज नहाने से एक तो सारे पोर्स खुल जाते हैं, आई डोंट नो क्या क्या बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, बट आई एम श्योर कुछ उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं कि यू आर सडनली मोर अटेंटिव. और ये तो फैक्ट है. आई थिंक अगर आप स्लीपी फील कर रहे हो और आप पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, अगर आप आइस कोल्ड वाटर से अपने फेस को स्प्लैश करोगे तो आई थिंक कोई एक बायोकेमिकल कोई एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती वो है. तो होता ही, बट एक हार्मोन भी, आई थिंक सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन, कोई एक हार्मोन क्लियरली सिक्रीट होता है. आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा इस बात को कि कोल्ड वाटर से फेस को स्प्लैश करने में ये डोज में से कोई एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो सडनली एकदम से आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही इंप्रूव कर देता है. आपकी एकदम से आप हाईली अटेंटिव हो जाते हो. और ये सब आई थिंक एनेक्डोटली भी सबको पता है कि ऐसा होता ही है. आप सबने भी जब ऐसा किया होगा, छिट्टे मारो ठंडे पानी से आंखों में, तो एकदम से नींद खुल सी जाती है. सो डू ऑल दीज थिंग्स. देन नेक्स्ट थिंग इज़, इन वॉट एवर सिटी यू आर, आई स्ट्रांगली एडवाइज आप अपना शहर मत छोड़ के जाइए. अभी आप बहुत छोटे हो. मेरे हिसाब से 12वीं क्लास तक बच्चों को पेरेंट्स की छत्र छाया में ही रहना चाहिए, पेरेंट्स के अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहिए, नहीं तो कहीं उनकी डेवलपमेंट में कुछ कमी रह जाती है. और इसलिए आप पेरेंट्स के साथ ही रहो. आजकल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है. अगर आप घर बैठ के आप बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो यूट्यूब के थ्रू या वीडियो के थ्रू या जैसे भी है, या आप अपने खुद के सिटी के जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके पास चले जाओ. अगर आपकी सिटी में बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है तो आप ऑनलाइन मोड में पढ़ लो, बट कोशिश हमेशा ये करो कि बेस्ट टीचर से ही पढ़ो. अगर आप मीडियोकर टीचर से पढ़ते हो तो आपका ऑलरेडी वो स्पार्क किल होने जा रहा है. आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़, एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी. सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट बेसिक टीचर्स, ऑल टीचर्स आर ग्रेट, बट सैडली अगर आपको अपना करियर बनाना है, देन there is a definite advantage if you have studied with a good teacher. Like I always tell my students, अगर तुमको पूरी लाइफ में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16-17 PhD तक, अगर पूरी ज़िंदगी में तुमको एक भी अच्छा टीचर मिल जाए जो सचमुच तुम्हारे अंदर स्पार्क इग्नाइट कर सकता है नॉलेज का और रीजनिंग स्किल्स का, तो अपने आप को धन्य समझना, अपने आप को फॉर्चुनेट समझना. सिर्फ एक टीचर चाहिए स्पार्क इग्नाइट करने के लिए. एक बार स्पार्क इग्नाइट हो गया, उसके बाद वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम उस स्पार्क को बुझने ना दो, क्योंकि दुनिया पूरी कोशिश करेगी तुम्हारे स्पार्क को किल करने के लिए. समाज कह लो, सिस्टम कह लो, पीपल डोंट लाइक आउटलायर्स, पीपल लाइक थिंग्स विच फिट इनटू द स्टैटिस्टिकल डेटा. तो जो डेटा के बाहर है, जो मैवरिक है, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, वो लोगों को परेशान करता है, अननर्व करता है. लेकिन फिर वही लोग हैं जो इलॉन मस्क बनते हैं या आइंस्टाइन न्यूटन बनते हैं या कुछ ग्रेट करते हैं. तो इसलिए आप अपने ही शहर में रहिए, डोंट लीव योर सिटी, यूज़ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन और फाइंड द बेस्ट टीचर इन योर सिटी, एंड देन यू नो फाइंड योर कंफर्ट जोन जहाँ पर आप कंफर्टेबली फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो. अगर आप सर्टेन टीचर के पास जाते हो, आपको वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, आपको फीलिंग ठीक नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बार ट्राई करो, 2-4 बार, बट ये ध्यान रख लेना कि आपकी फीलिंग जो कम आ रही है इसलिए तो नहीं कम आ रही कि आप खुद लेज़ी हो. वो टीचर कह रहा है पढ़ाई करो, ये होमवर्क करके आओ, और आप उतना पढ़ना नहीं चाहते. मे बी आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल. ये समर्थ एक बहुत नई प्रॉब्लम है. मोस्ट पेरेंट्स हैव 1 or 2 किड्स दीज डेज, और वो बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, तो मोह में आ जाते हैं, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में आ गए. तो उस मोह के चक्कर में क्या होता है, वो बच्चों की कमियों पे पर्दा डालते हैं. ये बहुत कॉमन हो गया. उनको लगता है मेरा बच्चा कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, पढ़ना लिखना छोड़ देगा, फिर क्या होगा आगे जाके. तो उस चक्कर में वो बच्चे को डांट नहीं पाते हैं. एक हार्ड पेरेंटिंग की जब ज़रूरत है तो कर नहीं पाते हैं. तो उससे क्या हो रहा है, ज़्यादातर बच्चे जब अच्छे टीचर के पास जाते भी हैं तो वो टीचर एक्सपेक्ट करता है भाई तुम तो मेरे पास इसीलिए आए हो कि तुम्हें जेई क्रैक करना है, तो मेरे पास कोई मैजिक पिल या कोई पुड़िया तो है नहीं कि पुड़िया खा लो और जेई एडवांस क्लियर हो जाएगा. मेरे पास तो एक ही तरीका है कि ये स्टडी मेथोडोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई करोगे तो जेई एडवांस क्लियर हो जाएगा. अब पढ़ाई करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. मेहनत वो बच्चे करना नहीं चाहते हैं.
और पेरेंट्स को जाके घर में कुछ कहानियाँ बना देते हैं, पेरेंट्स भी उनकी बातों में आ जाते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि 2 साल तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। आजकल बच्चे भी इतने शैतान हो गए, आप उनको कोई भी टेस्ट दोगे, कुछ दोगे, वो किसी ना किसी से मैनेज कर ही लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी जब 2 साल के बाद जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, तब उनको पता चलेगा मेरा बच्चा तो 2 साल से मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, इसका तो हुआ ही नहीं। और ये बहुत ही कॉमन है। उस समय वो फिर शायद कुछ ना कह पाएँ, बिकॉज पुत्र मोह या बेटी का मोह मुँह में आ जाते हैं। और शायद वो कुछ हद तक सही भी है कि अगर आपने ज़्यादा डांट दिया तो बच्चा कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए। बट मेरा बस पॉइंट ये, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना बच्चा है, आपको देखना है कि आपने पेरेंटिंग कैसे करनी है। आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस ऑन पेरेंटिंग, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट। हर इंसान को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा किस तरह का पेरेंट वो बनना चाहता है। ऑल आई एम सेइंग इज़, अगर आप मुझसे पूछते हो कि जेईई एडवांस क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो व्हेन आई से फाइंड अ गुड टीचर, तो उस टीचर को इसलिए मत छोड़ के भागाना क्योंकि वहाँ से आपसे मेहनत उतनी हो नहीं पा रही है। हाँ, अगर जेन्युइनली आपको लगता है मेरे से इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है और मैंने सब कुछ करके देख लिया है और अब मेरी बॉटम हिट हो गया है, मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, हर इंसान अलग होता है। आप घर जाओ, अपने हिसाब से कोई ऑनलाइन का पेस ढूंढ लो। देयर आर मेनी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर जेईई जिसमें कि आप अपना एजुकेशन का पेस खुद ही सेट कर सकते हो। तो अगर आप दूसरों के पेस पे नहीं चल पा रहे हो तो आप अपना पेस खुद सेट कर लो। बट यू शुड फोकस ऑन learning. The most important thing is don't waste too much time in all these activities. You should find the activity which is suitable for your state of personality and retain that and then follow it. ये नहीं कि सारा टाइम हम प्लानिंग ही कर रहे हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, अगले महीने हम उस टीचर को ज्वाइन कर लेंगे, फिर वहाँ का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें क्या, आप प्लानिंग में सारा टाइम वेस्ट करो, आप एग्जीक्यूशन तो कर ही नहीं रहे हो। सो 2 साल की पढ़ाई है, एग्जीक्यूशन शुड बिगिन विद इन 1 or 2 months। 10th के बाद 2 महीने के अंदर यू शुड बी इन द कंप्लीट एग्जीक्यूशन फेज, वेयर आपने प्लानिंग फेज आपका ओवर हो चुका है कि मैंने 2 साल कैसे पढ़ाई करनी है, किससे पढ़ाई करनी है, दिस शुड बी ओवर एंड नाउ यू शुड बी एक्चुअली स्टडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Like I said, incorporate some kind of exercise in your daily regime. Eat good, nutritious food. बहुत ज़्यादा junk food ना खाओ. And most important, according to me, we are not nocturnal beings. हमारा पूरा biochemistry, हमारा पूरा dose, जो 4 hormones हैं, हमारी जो circadian rhythms हैं, all these work based on sun की light. कि sun कब rise करता है, कब set करता है. तो अगर आपने circadian rhythms के साथ खिलवाड़ किया तो आपके ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन होनी ही होनी है। हाँ, डिक्लाइन को देखने में, डिक्लाइन के इफ़ेक्ट्स दिखने में आपको हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं, इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, लेकिन 2-3-4 महीने बाद 100% दिखेंगे। तो उससे पहला रूल ये है, डोंट बी अ नाइट आउल। अगर आप स्टूडेंट हो तो रात को कोशिश करके 11:30-12 बजे तक सो जाओ। आइडियली शाम को 8 बजे सो जाओ, सन के साथ उठो, सन के साथ सो जाओ। बट इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मैं खुद भी नहीं सोता 7 बजे, बट ये है 10-11, 11:30 तक सो जाओ और सुबह 6-7-8 बजे तक उठ जाओ। स्लीप पूरी लो, कम से कम 8 घंटे 7.5 घंटे की स्लीप लो, उससे कम स्लीप ना लो। तुम्हें 9 घंटे की स्लीप लेनी, 9 घंटे की भी ले लो। सो एनीवेयर फ्रॉम 7 hours to 9 hours इज़ ओके, इट इज़ योर चॉइस। बट बाकी टाइम आपको 2 साल कड़ी मेहनत और पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और पढ़ाई भी रटने वाली नहीं, समझ के समझने वाली। I do understand. इवन केमिस्ट्री भी है तो आप समझो, उसको समझ के याद कर लो। बायो है, पहले समझो फिर समझ के याद कर लो। बाकी फिजिक्स और मैथ में तो इतना याद करने वाली चीज़ें हैं नहीं, जो चीज़ एक बार समझ में आ जाती है वो भूलती ही नहीं है। फिजिक्स की ब्यूटी ये है कि फिजिक्स और मैथ में जो बात एक बार अच्छे से समझ में आ गई, फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हो जाती है। I hope students relate कर पा रहे होंगे। I hope so too. Yes. So thank you sir for this insightful session. Thank you Samarth. Thank you for having me. It was a good discussion today. I also learned a lot of new things about how your generation is thinking and the very pertinent questions that you are asking. So thanks again for having me.